गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने मानव के पाचन तंत्र की संरचना का अध्ययन किया था, ठीक है ना। उसकी संरचना कैसी होती है, आज हम अध्ययन करेंगे मानव में भोजन के पाचन की क्रिया विधि, ठीक है ना बच्चों। मानव के पाचन तंत्र की संरचना कैसे होती है, आपको चित्र याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और मैं रफली आपको एक चित्र बनवा देता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। इस तरह से बच्चों मुख गुहा बनाई जाती है, इस तरह से, ठीक है ना। इसको हम मुख कहते हैं, ठीक है ना क्या, और इसको मुख गुहा के नाम मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ से ग्रास नली होती है, इस प्रकार ये ग्रास नली होती है। ग्रास नली जो होती है आमाशय में होती है, क्या बोलती है भैया, आमाशय में, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों एक संरचना पाई जाती है, जिसको मैंने वहां पे आपको बता रखा है। इस संरचना को कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं भैया, यकृत कहते हैं संरचना को, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि जो होती है पित्तरस को स्रावित करती है। पित्तरस जो होता है एक थैलीनुमा संरचना में इसमें संरचित होता है। इस थैलीनुमा संरचना को कहते हैं पित्ताशय, पित्त का आशय, ठीक है ना। पित्तरस यकृत ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो पित्ताशय में सुरक्षित रहता है। यहाँ पर आमाशय के जस्ट नीचे बच्चों की एक और ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अग्न्याशय ग्रंथि कहते हैं, अग्न्याशय ग्रंथि, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ से बच्चों छोटी यहाँ पर स्टार्ट होती है, ये वाली छोटी यहाँ, ठीक है ना। और इस प्रकार से यहाँ से अंगनाल, अंगनाल के द्वारा ये वाली तो बड़ी आंख स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये इस तरह से संरचना मैंने आपको बनवाई थी, ठीक है। इस तरह से इसको कहते हैं मलाशय, मलाशय कहते हैं उस लास्ट वाले भाग को, ठीक है। और इसको कहते हैं गुदा। इस वाली संरचना को कहते हैं छोटी आंख, और इस वाली संरचना को कहते हैं बड़ी आंख, ठीक है ना भैया। बड़ी छोटी आंख के 3 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया। शुरुआती वाले भाग को कहते हैं ग्रहणी, और मध्यम वाले भाग को कहते हैं अग्रचुत्रांग, और इस लास्ट वाले भाग को कहते हैं चुत्रांग, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, मुख गुहा मानव में भोजन के पाचन की क्रिया विधि जो होती है वो यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा संपन्न होती है। कैसे, सबसे पहले भोजन को बच्चों मुख में ग्रहण करते हैं। मुख द्वारा भोजन को मुख गुहा में अंतर्ग्रहित किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, मतलब यांत्रिक कार्य होता है, ठीक है ना। उसके पश्चात लार ग्रंथियां भी पाई जाती है। यहाँ पे लार ग्रंथि जो होती है लार को स्रावित करती है, ठीक है। लार में एंजाइम पाए जाते हैं और लार को जीभ के द्वारा मिला दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से भोजन लसलसा हो जाता है, जिस भोजन को हम बोलस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भैया, बोलस, ठीक है ना। अच्छा, यांत्रिक कार्य हो गया, भोजन को चबा दिया। दूसरी बात, लार ग्रंथियों जो लार स्रावित होगी उसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। थायराइड एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, वो भी बच्चों भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि मानव में भोजन के पाचन की जो क्रिया विधि है वो यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा संपन्न होती है, ठीक है ना। तो इसमें पहले 2 लाइन लिखने हैं बच्चों, लिखें, यह क्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है, संपन्न होती है, ठीक है ना बच्चों। आगे बच्चों इसमें और लिख सकते हैं, इस प्रक्रिया में आहार नाल, यहां से लेकर पूरी इस लंबी नली को बच्चों आहार नाल कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में आहार नाल में उपस्थित अंगों एवं
एवं विभिन्न ग्रंथियों द्वारा एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा भोजन का पाचन निम्न प्रकार से होता है। भोजन का पाचन निम्न प्रकार से होता है। अब बच्चों एक एक अंग के बारे में डिटेल से जानकारी करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों मुख में भोजन का पाचन पढ़ते हैं। ठीक है ना, मुख में भोजन का पाचन कैसे होता है। उसके बाद आमाशय में भोजन का पाचन पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, मुख से ग्रसनी में भोजन जाएगा। ग्रसनी से ग्रसनी तथा ग्रसिका से होता हुआ भोजन कहाँ पे जाता है बच्चों, आमाशय में। ठीक है ना। आमाशय से भोजन जाता है इस छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में। ठीक है ना। छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। वो कैसे होता है उसको बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग सबसे पहले आप सभी बच्चों हेडिंग लगाएंगे बुक। नंबर 1 बुक। माउथ। सबसे पहले तो बच्चों इसमें देखें मुख द्वारा भोजन को मुख गुहा में अंतर्ग्रहण किया जाता है। भोजन को मुख गुहा में क्या किया जाता है बच्चों, अंतर्ग्रहण किया जाता है। अब बच्चों मुख में क्या होता है, मुख में दांत होते हैं, दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। और लार होती है, लार को जीभ के द्वारा भोजन में मिला दिया जाता है। इस प्रकार भोजन कैसा हो जाता है, लसलसा हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार के भोजन को बोलस कहते हैं। इस भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। लार में बच्चों 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। एक तो लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित होता है। लाइसोजाइम ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, भोजन के साथ जो भी जीवाणु आए हैं, ठीक है ना बच्चों, भोजन में जीवाणु हो सकते हैं, भोजन के साथ जो भी जीवाणु आए हैं इनको नष्ट कर देता है। ठीक है ना। जीवाणु आए हैं इनको नष्ट कर देता है। जिससे क्या है बच्चों, जीवाणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है ना। दूसरा एंजाइम स्रावित होता है टायलिन। इसको अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। एमिलेज या एमाइलेज एक ही बात है बच्चों। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, भोजन में शर्करा होती है। क्या होती है बच्चों, भोजन में स्टार्च होती है, स्टार्च। ठीक है ना। स्टार्च को ये टाइलिन एंजाइम या अल्फा एमाइलेज एंजाइम जो होता है माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है भैया, माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार भोजन का पाचन मुख में होता है। लगभग 30% जो स्टार्च है वो मुख में पच जाती है। ठीक है ना।
तो इसमें बच्चों लिखेंगे आप सभी लोग, मुख द्वारा भोजन को मुख गुहा में अंतर्ग्रहण किया जाता है। आगे लिखें, मुख गुहा में उपस्थित भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है। दांतों के द्वारा चबाया जाता है तथा लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार को जीभ की सहायता से भोजन में मिलाया जाता है। जीभ की सहायता से मिलाया जाता है। ठीक है ना भैया। अब बच्चों क्या होगा, आगे लिखें, इस प्रकार भोजन लसलसा हो जाता है। कैसा हो जाता है भैया? लसलसा। भोजन कैसा हो जाता है? लार मिलने के पश्चात लसलसा हो जाता है। भोजन लसलसा हो जाता है, जिसे बोलस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? बोलस। अंडरलाइन कर लेंगे बच्चों, बोलस किसे कहते हैं? इसे, जिसे बोलस कहते हैं। ठीक है ना भैया। जिसे हम क्या करेंगे बच्चों? बोलस करेंगे। आगे देखें, लार में दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। नंबर ए लिख लेंगे, लाइसोजाइम। इसके बारे में देखेंगे, यह एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को, ठीक है ना भैया, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ जो भी जीवाणु है वो लाइसोजाइम के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लें लाइसोजाइम। ठीक है ना। यहाँ पे भोजन में जो भी जीवाणु पाए जाएंगे वो लाइसोजाइम एंजाइम की उपस्थिति में क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना भैया। अच्छा, बी वाला एंजाइम बच्चों कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। अरे दादा बी, टाइलिन। इसको बच्चों एल्फा एमिलेज या एमाइलेज एक ही बात है। ठीक है। एल्फा एमिलेज ये एंजाइम क्या करता है? देखिए भैया, यह एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा, कौन सी शर्करा भैया? माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना भैया। मुख में बच्चों लगभग 30% या 30% जो स्टार्च है वो पच जाती है। ठीक है। तो मुख में लगभग 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। पाचन होने का मतलब है बच्चों
स्टार्च जो है माल्टोज शर्करा में बदल गई, इसका मतलब पाचन हो गया। ठीक है ना? अच्छा, इस प्रकार से बच्चों मुख में भोजन का पाचन हो गया। ठीक है ना? अब बच्चों क्या होगा, भोजन जो है मुख गुहा से ग्रसनी में जाएगा और ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर बच्चों एक लाइन ले लें पहले हम लोग। स्टार्च जो है टाइलिन की उपस्थिति में, टाइलिन, ठीक है ना भैया, इसको ले सकते हैं अल्फा एमाइलेज। एमिलेज या एमाइलेज बच्चों एक ही बात है। ठीक है ना? कोई परेशान मत होना आप लोग। एमाइलेज इसमें बदल जाएगी बच्चों माल्टोज शर्करा में, ये परिवर्तित हो जाती है, माल्टोज शर्करा में परिवर्तित। ठीक है ना? आगे देखें बच्चों, इस प्रकार मुख गुहा से, इस प्रकार मुख गुहा से बोलस, ठीक है ना बच्चों, मुख गुहा में उपस्थित भोजन को क्या कहेंगे, बोलस। इस प्रकार मुख गुहा से बोलस ग्रसनी क्रमाकुंचन गति द्वारा, क्रमाकुंचन गति करता हुआ, क्रमाकुंचन गति करता हुआ ग्रसनी तथा ग्रसिका या फिर ग्रासनली, एक ही बात है, ग्रसिका के माध्यम से आमाशय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है भैया, आमाशय में पहुंचता है। भोजन कहाँ पे पहुंच गया बेटा, भोजन आमाशय में पहुंच गया। ठीक है ना? ग्रसनी और ग्रसिका में बच्चों भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है ना? भोजन डायरेक्ट कहाँ या आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है ना? आमाशय में बच्चों मैंने आपको 3 भाग बताए थे। ठीक है ना? यहाँ पर भी अवरोधनी होती है, यहाँ पर भी अवरोधनी होती है, 2 प्रकार की अवरोधनी बताई थी। और अवरोधनी का मैंने आपको कार्य नहीं बताया। ठीक है ना? अवरोधनी का कार्य क्या होता है, इस वाली अवरोधनी का कार्य होता है कि अम्लीय भोजन को वापस ग्रास नली में न जाने दे। ठीक है ना? और यहाँ पर जो अवरोधनी पाई जाती है इसको कहते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी, इसको कहते हैं ग्रास नलिका अवरोधनी। जठर निर्गमी अवरोधनी क्या करती है, आमाशय में से छोटी आंत में भोजन जाता है, उसको नियंत्रित करती है कि कितना भोजन जाना है। ठीक है ना? आमाशय में भोजन पहुंचता है। ठीक है ना? तो हेडिंग डाले बच्चों दूसरी, आमाशय। ठीक है ना? मुख में भोजन का पाचन हमने करा दिया किस प्रकार से होता है, और मुख से भोजन बोलस के रूप में कहाँ पे पहुंच गया, आमाशय में पहुंच गया। उसके हेडिंग डाले आमाशय, स्टोमक, आमाशय। ठीक है? इसको देखते हैं बच्चों। आमाशय में कब, आमाशय में बच्चों जैसे ही भोजन पहुंचेगा तो भोजन का बच्चों मंथन प्रारंभ हो जाएगा। मंथन का मतलब है बच्चों भोजन में बहुत सारे एंजाइम मिलने लग जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे ठहरता है, 4 से 5 घंटे रुकता है। ठीक है ना? आमाशय की दीवार होती है बच्चों, जिसको अपन जठर भित्ति भी कह सकते हैं, जठर दीवार भी कह सकते हैं। इसमें बच्चों जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया, जठर ग्रंथियां पाई जाती है इस दीवार में। जठर ग्रंथियां क्या करती है बच्चों, एंजाइम स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है, एंजाइम। अर्थात जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो जठर रस स्रावित करती हैं, उस जठर रस में एंजाइम होती है। जठर रस में बच्चों क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है। ठीक है ना? ये जो एंजाइम है ये भोजन का पाचन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को इसमें रोगाणु रहित करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है एक तरह से भोजन को कीटाणु रहित करता है। ठीक है ना? इस प्रकार से 4-5 प्रकार के कार्य यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों इसमें लिखेंगे आप थोड़ी सी बात। ठीक है? आमाशय में भोजन के पहुंचते ही, आमाशय में भोजन के पहुंचते ही भोजन का मंथन, भोजन का मंथन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का मंथन प्रारंभ हो जाता है। आगे देखें, यहाँ भोजन
लगभग 4 से 5 घंटे, यहाँ भोजन लगभग 4 से 5 घंटे तक ठहरता है या रुकता है, तक ठहरता है। 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे बच्चों भोजन ठहरता है, ठीक है ना। आगे लिखें, आमाशय की दीवार में या व्यक्ति में एक ही बात है, पोस्टर में लिख लें बच्चों, व्यक्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां बच्चों? जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। जो किसका स्राव करेंगे भैया? जो जठर रस को स्रावित करती है, जो जठर रस को स्रावित करती है, ठीक है ना भैया। अब जठर रस में बच्चों क्या क्या पाए जाते हैं उसको लिखते हैं। आगे देखें, जठर रस में HCl, पोस्टर में लिखेंगे भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉमा पेप्सिन, कॉमा रेनिन आदि एंजाइम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना भैया। जो भोजन के पाचन में, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से बच्चों वीडियो को रोककर बच्चों आराम से आप नोट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम बच्चों ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम तो बाद में निष्क्रिय पेप्सिनोजन से बदलता है, ठीक है ना। कैसे बदलता है उसको बात करेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय पेप्सिनोजन जो है सक्रिय पेप्सिन में बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पेप्सिन की जगह निष्क्रिय पेप्सिनोजन भी आप लिख सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, यही ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो एंजाइम होते हैं भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस स्रावित होता है। अच्छा बच्चों, जठर रस में बच्चों HCl भी पाया जाता है, ये भी जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। बच्चों जठर ग्रंथियां जो होती हैं ग्रंथियों का समूह होता है। जठर ग्रंथि जो होती है बच्चों वो बहुत सारी ग्रंथियों का समूह होता है, ठीक है ना। उन समूह वाली ग्रंथियों में एक ऑक्सीटिक ग्रंथि पाई जाती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती है, ठीक है ना। इस बात को लिखना है बच्चों। आगे के डैश लगा के HCl अम्ल का स्राव ऑक्सिंटिक ग्रंथि, अंडरलाइन कर लें बच्चों इसको, द्वारा होता है, द्वारा होता है। जो भोजन के पाचन में, जो भोजन के पाचन में निम्न प्रकार भूमिका कोष्टक में लिख लो बच्चों, कार्य निभाता है, निम्न प्रकार से भूमिका निभाता है। अब बच्चों HCl क्या क्या कार्य करता है, किस प्रकार से भूमिका निभाता है, इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों HCl का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य ये होता है कि ये बच्चों भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है ना भैया। यहाँ से बच्चों इसको मैं रखा हूँ, ठीक है ना। ये जो HCl है बच्चों भोजन को सड़ने से बचाता है, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों आमाशय में भोजन में 4 से 5 घंटे तक ठहरता है, तो भोजन सड़ने की संभावना होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको लगा के यह आमाशय
आमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, पहली बात बच्चों। दूसरी बात क्या होती है बच्चों, जो HCl जो होता है बच्चों अम्ल होता है, आपको मालूम है, तो अम्ल है तो ये भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है ना। अगली बात यह भोजन को अम्लीय बनाता है, कैसा बनाता है भैया, भोजन को अम्लीय बनाता है। तीसरी बात क्या है बच्चों, भोजन में बच्चों कीटाणु भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लाइसोजाइम के द्वारा भी कुछ रोगाणु या कीटाणु बच्चों भोजन में बच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उनको नष्ट कर देता है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, भोजन को कीटाणु या रोगाणु रहित, कीटाणु या रोगाणु रहित बनाता है, ठीक है ना। ये अगली बात, यह भोजन में उपस्थित आयरन एवं कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, भोजन में बच्चों थोड़ा बहुत भोजन बचेगा तो भोजन में आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, उसके अवशोषण में सहायता करता है, ठीक है ना। उसके अवशोषण में बच्चों क्या करता है भैया, मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। आगे अगला कार्य क्या है बच्चों इसका, यह टाइलिन या अल्फा एमिलेज की क्रिया को निष्क्रिय करता है, बच्चों बहुत लार में टाइलिन एंजाइम पाया जा रहा था, ठीक है ना। उसकी क्रिया को ये निष्क्रिय कर देता है, यहाँ पे समाप्त कर देता है, ठीक है ना। इसको निष्क्रिय अवस्था में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। और क्या कार्य करता है बच्चों, और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कार्य तो इसका ये वाला है, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है, मतलब जठर रस में जो पेप्सिन होता है वो जो निष्क्रिय अवस्था में होता है, जिसको अपन निष्क्रिय पेप्सिनोजन कहते हैं, ठीक है ना। वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ही पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। तब भोजन के रोगाणुओं का पाचन कर सकता है, ठीक है ना, पेप्सिन के रूप में। तो यहाँ पे बच्चों इस बात को लिख लें, निष्क्रिय पेप्सिनोजन, ठीक है ना भैया, ऐसे लिख लें, थोड़ा सा लिखें बच्चों, निष्क्रिय पेप्सिनोजन, ये भैया कौन से एंजाइम की उपस्थिति में भैया, ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाएगा, सक्रिय पेप्सिन में ये परिवर्तित हो गया इस प्रकार से, ठीक है ना भैया। आगे बच्चों क्या होता है, पेप्सिन बन गया बच्चों, ठीक है ना। HCl का कार्य इतना ही होता है, ठीक है ना, और HCl कार्य नहीं करता। आगे देखिए बच्चों, आमाशय में बच्चों HCl के अलावा और क्या स्रावित होता है, पेप्सिन स्रावित होता है। अब ये सक्रिय पेप्सिन बन गया ना, ये क्या करेगा, ठीक है ना, सक्रिय पेप्सिन क्या करेगा, तो लिखे बच्चों ऐसा लिखे, आमाशय में
स्रावित पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा बच्चों? प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा बच्चों? प्रोटीन का पाचन करेगा। देखो ध्यान से देखें ना, देखो ध्यान से। प्रोटीन जो होगी वो पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टाइड में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? क्या? पेप्टाइड प्लस पेप्टोन्स में बदल जाएगी प्लस प्रोटीयोज में बदल जाएगी। प्रोटीयोज, ठीक है ना। प्रोटीन बच्चों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। छोटी छोटी इकाइयां ये आपस में जुड़ी रहती हैं, इससे मिलकर बच्चों प्रोटीन बनी होती है, ठीक है, ठीक है ना। इन इकाइयों को बच्चों कहते हैं अपन पेप्टाइड। क्या कहते हैं भैया? पेप्टाइड, ठीक है ना। इस प्रकार से एक लंबी चेन हो गई है वाली, इसको कहेंगे अपन पेप्टाइड चेन। क्या कहेंगे? पेप्टाइड चेन। इसमें बच्चों ये बंध का नाम आता है, इसलिए जो बंध होता है जिससे जुड़ी रहती है इसको कहते हैं पेप्टाइड बंध। इसलिए इस पूरी संरचना को अपन कहते हैं पेप्टाइड, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी पेप्टाइड संरचनाएं जो होती है प्रोटीन का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है प्रोटीन का। तो प्रोटीन को बच्चों हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारी पेप्टाइड आपस में मिल जाती है, तो किसका निर्माण करती है? पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन का निर्माण करती है। तो प्रोटीन बच्चों किसमें टूटेगी? पेप्टाइड में टूटेगी, ठीक है ना। आगे तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं आमाशय में स्रावित पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन्स कॉमा लगा है, ठीक है ना। कॉमा प्रोटीयोज में परिवर्तित कर देता है, में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर लें। प्रोटीन किसको? पेप्सिन को। ऐसे बच्चों आप इसको नोट करते हैं, ठीक है ना। नोट करें बच्चों, प्रोटीन जो है पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टाइड में बदल गई, पेप्टोन्स में बदल गई, और किस बदल गई बच्चों? प्रोटीयोज में बदल गई, ठीक है ना भैया। आगे बच्चों मैंने आपको एक और एंजाइम बताया था। इसमें मैंने आपको एक और एंजाइम बताया था कि आमाशय में एक रेनिन एंजाइम भी स्रावित होता है। रेनिन एंजाइम बच्चों वयस्कों में स्रावित नहीं होता, ठीक है ना। रेनिन एंजाइम जो होता है स्रावित को नवजात शिशुओं में स्रावित होता है, ठीक है ना। नवजात शिशुओं में ही स्रावित को क्यों होता है बच्चों? क्योंकि बच्चों नवजात शिशु जो होते हैं वो माँ का दूध पीते हैं। माँ के दूध में बच्चों एक प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। कैसीन प्रोटीन को ये रेनिन एंजाइम ही पचा पाता है, ठीक है ना। इसलिए ये बच्चों में स्रावित होता है। हालांकि बच्चों में पेप्सिन भी स्रावित होता है होने को तो है, लेकिन पेप्सिन के साथ साथ रेनिन एंजाइम बच्चों में स्रावित होता है, वयस्कों में रेनिन स्रावित नहीं होता, ठीक है ना भैया। तो बच्चों इसमें लिखें, आगे लिखें बच्चों, इसमें आप सभी बच्चे लिखें, लिखे भैया रेनिन एंजाइम नवजात शिशुओं में स्रावित होता है, जो मां के दूध में उपस्थित है, जो मां के दूध में उपस्थित कैसीन, ये वाली प्रोटीन होती है बच्चों, कैसीन प्रोटीन। कैसीन कर लो, कैसीन कर लो। कैसीन प्रोटीन को पैराकेसीन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है। पैराकेसीन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना भैया। इंपोर्टेंट लाइन है बच्चों, परिवर्तित कर देता है, इस प्रकार से, ठीक है ना भैया। इस प्रकार तो यहाँ पे लिख लें बच्चों,
ये रेनिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम, ठीक है ना भैया। ये क्या करेगा भैया, केसीन को पैरा केसीन में परिवर्तित कर देगा, केसीन को पैरा केसीन में परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार से बच्चों इसको आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे अब बच्चों भोजन में बच्चों प्रोटीन का पाचन हो गया, ठीक है ना। अब जो भोजन को कहेंगे आमाशय में, अब जो भोजन पाचन के बाद है, भोजन का मंथन हो गया बच्चों यहाँ तक, ठीक है ना। अब इस भोजन को बच्चों कहेंगे कायम, क्या कहेंगे, कायमो, कायम कहते हैं इस भोजन को। तो ठीक है बच्चों, आगे लेते हैं। कायम बन गया। अब कायम बच्चों कहाँ जाएगा, आप चित्र को ध्यान से नोटिस कीजिए। अब इसमें से कायम कहाँ जाएगा बच्चों, छोटी आंत के प्रथम भाग में जाएगा। देखो ध्यान से, ये कायम बच्चों कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत के प्रथम भाग में जाएगा, ठीक है ना। छोटी आंत के प्रथम भाग में बच्चों भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्यों, इस बात को ध्यान से समझे, क्योंकि बच्चों यकृत ग्रंथि से जो पित्त स्रावित होगा वो इस नली के पित्ताशय में एकत्रित रहता है। वो यहाँ से बच्चों कहाँ से जाता है, ये छोटी आंत में जाता है। अग्न्याशय ग्रंथि से बच्चों अग्न्याशय रसस्रावित होता है, जिसमें लगभग 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं। वो भी बच्चों यहाँ से निकलकर छोटी आंत में ही जाते हैं, ठीक है ना। तो आगे बच्चों सबसे पहले इसकी बात लेंगे, आमाशय की बात लेकिन आमाशय में भोजन के मंथन के पश्चात, आमाशय में भोजन के मंथन के पश्चात प्राप्त भोजन को कायम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कायम कहते हैं, CHYME, कायम, कायम कहते हैं, ठीक है ना भैया, ठीक है ना। यह कायम, यह कायम आमाशय से छोटी आंत के प्रथम भाग, छोटी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं बच्चों, ग्रहणी कहते हैं, ठीक है ना। प्रथम भाग ग्रहणी, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इसको, डेडुनम, ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम में प्रवेश करता है, ठीक है ना भैया। अब बच्चों एडिंग डालना है आप सभी लोग, छोटी क्या एडिंग डालेंगे बच्चों, छोटी आंत एडिंग डालेंगे। तीसरे नंबर की एडिंग डालेंगे भैया छोटी आंत, देखो ध्यान से, छोटी आंत, ठीक है ना भैया। छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस बात को समझे बच्चों, तो इसमें देखिए बच्चों, आमाशय से भोजन बच्चों छोटी आंत में प्रवेश करता है, छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी में बच्चों यकृत ग्रंथि से स्रावित पित्त रस भी आता है, अग्न्याशय ग्रंथि से स्रावित अग्न्याशयी रस भी आता है। ये बच्चों भोजन का पाचन करती है। तो बच्चों पित्त रस आएगा, ये भोजन का पाचन किस प्रकार करेगा। ये जो पित्त रस होता है बच्चों, ये क्या करता है बच्चों, वसा को पचाता है, वसा का पायसीकरण करता है। पित्त रस क्या करता है भैया, वसा का पायसीकरण करता है, जहां पर बच्चों पायसीकृत वसा प्राप्त हो जाती है। कौन सी वसा प्राप्त हो जाती है, पायसीकृत वसा प्राप्त हो जाती है। पायसीकृत वसा का मतलब है बच्चों, वसा में बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है, यहाँ पे पायसीकरण के पश्चात वसा की हमको छोटी छोटी कोशिकाएं प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं पायसीकरण वसा। ये पित्त रस का कार्य होता है। आगे बच्चों
अविनाशी रस होता है। अविनाशी रस में बच्चों भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन करता है। अविनाशी रस में लगभग 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को बच्चों अभी लिखेंगे, पहले छोटी आंख में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। लिखें आमाशय से कायम छोटी आंख के प्रथम भाग, छोटी आंख के प्रथम भाग या प्रारंभिक भाग, इनकी बात है। प्रथम भाग ग्रहणी में प्रवेश करता है, ग्रहणी में प्रवेश करता है, जहां पर यकृत ग्रंथि द्वारा स्रावित पित्तरस, यकृत ग्रंथि द्वारा स्रावित पित्तरस एवं आग्नेयाशयी आग्नेयाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित अग्नाशयी रस। कौन सा रस भैया? अग्नाशयी रस भी आता है, जो भोजन का पाचन निम्न प्रकार से करते हैं। भोजन का पाचन निम्न प्रकार से करते हैं, ठीक है ना भैया। डैश लगा के लिखेंगे, डैश लगा के क्या लिखेंगे? पित्तरस भोजन में उपस्थित वसा का पायशीकरण करता है, ठीक है ना। लिखेंगे बच्चों, पित्तरस भोजन में उपस्थित, पित्तरस भोजन में उपस्थित वसा का पायशीकरण करता है, जिससे तो बच्चों वसा का क्या करता है? पायशीकरण करता है। तो यहाँ पे बच्चों आएगी वसा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पित्तरस या पित्त का बड़ा एक ही बात, यहाँ आ जाएगा पायशीकरण, यहाँ हो जाएगी पायशीकृत वसा हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों पित्तरस के द्वारा यहाँ पर पित्तरस ने अपना कार्य कर दिया। क्या कर दिया? वसा को पचा दिया, वसा का पाचन कर दिया, पायशीकृत वसा प्राप्त हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों क्या और आया है यहाँ पे? आग्नेयाशयी रस आया है, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे, अपना नोट कर लें बच्चों, आगे देखो, आगे समझते हैं इस बात, ठीक है ना भैया। ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें भैया, ऐसा लगा करके आग्नेयाशयी रस में उपस्थित एंजाइम, आग्नेयाशयी रस में उपस्थित एंजाइम भोजन के घटकों का पाचन भोजन के घटकों का पाचन निम्न प्रकार से करते हैं, निम्न प्रकार से करते हैं। देखो बच्चों, भोजन के घटकों का पाचन कैसे करते हैं, इस बात को समझो। अग्नाशयी रस में बच्चों ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अग्नाशयी रस में बच्चों लगभग 6 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन 6 प्रकार के एंजाइमों को हम बारी बारी से देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला एंजाइम तो बच्चों यही पाया जाता है टाइडिन। आप लोग बच्चों अभी से नोट नहीं करेंगे, ठीक है ना।
ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जिसको अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा एमाइलेज या एमिलेज एक ही नाम है। एक तो बच्चों ये एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा एंजाइम पाया जाता है बच्चों ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? ट्रिप्सिन। ये दूसरा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना भैया। और बच्चों एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। क्या कहते हैं भैया? काइमोट्रिप्सिन एंजाइम कहते हैं बेटा इसे, ठीक है ना। ये तीसरा एंजाइम। और भी बच्चों एक और एंजाइम पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम पाया जाता है बच्चों चौथा। पांचवा जो बच्चों एंजाइम पाया जाता है बच्चों यहाँ पर, जो पांचवा एंजाइम बच्चों यहाँ पर पाया जाता है उस एंजाइम का नाम है बच्चों लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम भैया? लाइपेज एंजाइम। एक और एंजाइम पाया जाता है बच्चों यहाँ पर छठवां, उस एंजाइम को कहते हैं न्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम बेटा? न्यूक्लियेज एंजाइम पाया, ये वाले एंजाइम बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों टाइलिन एंजाइम तो क्या करता है बच्चों? आपको मालूम है स्टार्च, जो भी स्टार्च बची हुई है बच्चों, उनमें केवल 30% स्टार्च का पाचन हुआ है। जो भी स्टार्च बची हुई है उसको माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। कौन सी शर्करा में भैया? माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है इस तरीके से। अच्छा, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है बच्चों? भोजन में प्रोटीन होती है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, होने को तो है, लेकिन पूर्ण रूप से आमाशय में प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता। ये प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन एंजाइम बहुत करता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है बेटा? पेप्टाइड्स में बदल देता है, मतलब बहुत सारी पेप्टाइड्स, ठीक है ना बेटा। आगे ये काइमोट्रिप्सिन भी बच्चों यही कार्य करता है, ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। ये भी प्रोटीन को भैया किस में बदलता है? ये भी प्रोटीन को भैया पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है ना। ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। देखो यार, पेप्टाइड्स में इसने भी प्रोटीन बदल दी। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या कार्य करता है? पेप्टाइडेज ये भी बच्चों प्रोटीन को पेप्टाइडेज का मतलब है एमिनो अम्लों में बदल देता है। किस बदल देता है? एमिनो अम्लों में बदल देता है। इसमें बच्चों पेप्टाइडेज एंजाइम भी आ रहा है। पहले तो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देगा, तुरंत ही एमिनो अम्लों में बदल देगा। क्योंकि हमको मालूम है तो पेप्टाइड जो होते हैं बच्चों, पेप्टाइड जो होते हैं वो एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे एमिनो अम्ल जो होते हैं, एमिनो अम्ल वो किसका निर्माण करते हैं? पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। जब पेप्टाइड टूटेगा, पेप्टाइड का पाचन होगा तो एमिनो अम्ल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे प्रोटीन को पहले पेप्टाइड में, पेप्टाइड से फिर एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से बच्चों लाइपेज एंजाइम क्या करता है बच्चों? पित्तरस के द्वारा पूरी तरह से वसा का पाचन नहीं हुआ है, ये भी बच्चों वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये वसा को बच्चों मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। साथ साथ में बच्चों बसीय अम्ल भी बनाता है। क्या बनाता है भैया? बसीय अम्ल भी ये बनाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियेज एंजाइम क्या कार्य करता है? इंपोर्टेंट कार्य करता है बच्चों। आपने डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। डीएनए जो आरएनए होते हैं ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। कोशिकाओं में केंद्रक होता है, केंद्रक में केंद्रक द्रव्य होता है, उस केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों उन पर पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। ये बच्चों कोशिका का डायरेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं? कोशिका का डायरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। जो ये डीएनए आरएनए क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए इनको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। इनका पाचन भी होता है बच्चों, क्योंकि भोजन में बच्चों कोशिका होती है, ठीक है ना। तो डीएनए आरएनए व आरएनए, डीएनए व आरएनए न्यूक्लियो
आरएनए में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं भैया? डीएनए आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स में बदल जाते हैं। ठीक है ना, इतना कार्य है बच्चों यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड्स में ये बदल जाते हैं। ठीक है ना भैया, आगे बच्चों, तो बच्चों अग्नाशयी रस में बच्चों ये एंजाइम पाए जाते थे। इन एंजाइमों ने ये वाला भोजन के विभिन्न को पाचन कर दिया। इन 6 एंजाइमों की क्रियाविधि को बच्चों ऐसे ही आप लोग नोट कर लो, नोट कीजिए भैया इनको। ठीक है ना, फटाफट नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आगे बच्चों आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? आंत जो होती है, आंत का जो ये भाग है ग्रेडी, ये भी बच्चों अपना रस स्रावित करती है। इसको कहते हैं आंतरिक रस, इसको बच्चों अपन आंतरिक रस कहते हैं। ठीक है ना, ये भी बच्चों आंतरिक रस स्रावित करती है। ठीक है ना भैया, नोट कर लिया बच्चों, ये नोट कर लिया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे तो बच्चों भोजन का पाचन ग्रेडी में रस के द्वारा भी हो गया, अग्नाशय रस के द्वारा हो गया। अब बच्चों खुद जो ये आंतरिक की दीवार होती है बच्चों, ये वाली खुद आंतरिक रस स्रावित करती है। ठीक है ना, इसमें भी 7 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो भी भोजन के घटकों का पाचन करते हैं। तो बच्चों गैस लगा के लगे, आंत्र ऐसे लिखे, छोटी आंत की दीवार, दीवार या व्यक्ति एक ही बात होती है बच्चों, दीवार या व्यक्ति आंतरिक रस को स्रावित करती है, आंतरिक रस स्रावित करती है। ठीक है ना भैया, स्रावित करती है। जो भोजन के घटकों का पाचन निम्न प्रकार से करता है, निम्न प्रकार से करता है। देखो भैया, आंतरिक रस में लगभग 7 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उन 7 प्रकार के एंजाइमों को अपन बारी बारी से देखेंगे। ठीक है ना, तब तक सबसे पहला एंजाइम बच्चों को यही पाया जाता है। सबसे पहला एंजाइम होता है बच्चों इसमें माल्टेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा? माल्टेज एंजाइम पाया जाता है, माल्टेज। ठीक है ना भैया, कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? माल्टेज एंजाइम सबसे पहले इसमें पाया जाता है। ठीक है ना भैया, दूसरा एंजाइम पाया जाता है बच्चों इसमें लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम। तीसरा एंजाइम पाया जाता है बच्चों इसमें सुक्रेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा? सुक्रेज। चौथा एंजाइम बच्चों इसमें पाया जाता है डाइपेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चों? चौथा एंजाइम लाइपेज पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, लाइपेज वहां भी पाया जा रहा है बच्चों, यहाँ भी पाया जाता है लाइपेज। पांचवा एंजाइम बच्चों इसमें पाया जाता है न्यूक्लिएजेज। छठवां एंजाइम बच्चों इसमें पाया जाता है, छठवां एंजाइम बच्चों इसमें ध्यान रखें बच्चों इसको, न्यूक्लिएजेज। ठीक है ना भैया, इसको ठीक है ना भैया। छठवां एंजाइम बच्चों इसमें पाया जाता है डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज ये वाला एंजाइम। सातवां प्रकार का बच्चों इसमें एंजाइम पाया जाता है, उसको कहते हैं बच्चों फास्फेटेज, फास्फेटेज एंजाइम कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों इस आंतरिक रस में 7 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और 7 प्रकार के एंजाइम बच्चों भोजन के घटकों का निम्न प्रकार से पाचन करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, माल्टेज जो एंजाइम होता है बच्चों ये क्या करता है भैया, जो हमको माल्टोज शर्करा प्राप्त हो रही थी, माल्टोज शर्करा जो हमको प्राप्त हो रही थी, इसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। किसमें परिवर्तित कर देगा भैया? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा बच्चों? भोजन में लैक्टोज भी आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, भोजन में क्या आ जाता है भैया? लैक्टोज, भोजन में लैक्टोज भी आ जाता है।
इस लैक्टोज को बच्चों लैक्टिक एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। किसमें परिवर्तित कर देगा बेटा? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। सुक्रेज एंजाइम बच्चों हम पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, पादपों में बच्चों सुक्रोज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज भी पाया जाता है, ठीक है ना। पादप में सुक्रेज एंजाइम क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार से बच्चों लाइपेज एंजाइम बच्चों वही वाला कार्य है, इसका वसा का कार्य हो गया। लाइपेज एंजाइम क्या करता है बच्चों? ये वसा को बच्चों थोड़ी बहुत और वसा बच जाती है बच्चों, ठीक है ना। ये वसा को बच्चों ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। साथ साथ में बच्चों वसीय अम्लों में भी परिवर्तित कर देता है। ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में ये परिवर्तित कर देता है, वसीय अम्ल, ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियेज एंजाइम क्या पाया जाता है बच्चों? ये बच्चों क्या करता है? डीएनए प्लस थोड़ा बहुत डीएनए बचा हुआ है बच्चों, आंतरिक रस के द्वारा न्यूक्लियोटाइड भी बने थे डीएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए और न्यूक्लियोटाइड को बच्चों ये न्यूक्लियोसाइड में परिवर्तित कर देता है। न्यूक्लियोसाइड प्लस राइबोज शर्करा, सॉरी प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस शर्करा है बच्चों, सॉरी शर्करा, न्यूक्लियोसाइड प्लस शर्करा, इसमें परिवर्तन। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो डीएनए जो होते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस शर्करा से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और शर्करा को यहाँ पे बच्चों पेंटोज शर्करा होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखने चलो पेंटोज शर्करा, कौन सी शर्करा बच्चों? पेंटोज, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड प्लस पेंटोज शर्करा में ये बदल, न्यूक्लियोसाइड प्लस पेंटोज शर्करा आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे किसका निर्माण करते हैं? डीएनए। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्या करता है भैया? डाइपेप्टाइड जो एंजाइम होता है बच्चों, जो हमको पेप्टाइड बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, हमको भैया डाइपेप्टाइड हमको बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, उनको एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। एमिनो अम्लों में, एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। फास्फेटेज एंजाइम क्या करता है भैया? जो एमिनो अम्ल हमको जो ये प्राप्त हो रहे हैं और जो न्यूक्लियोसाइड हमको प्राप्त हो रहे हैं, क्या बच्चों प्राप्त हो रहे थे? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड प्लस साइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड भी यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे बच्चों न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियो साइड भी यहाँ पे है, ठीक है ना भैया। इनको फास्फेटेज क्या करता है भैया? एमिनो नाइट्रोजनी क्षारक को बदल देता है, नाइट्रोजनी क्षार प्लस राइबोज में बदल देता है, राइबोज में बदल देता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं बच्चों, ये न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षारों के बने होते हैं। बड़ी क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। नाइट्रोजनी क्षारक लगभग 4-5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए का निर्माण करते हैं, ठीक है ना भैया। तो इस प्रकार बच्चों छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। अब बच्चों छोटी आंत में भोजन के विभिन्न घटकों का तो पाचन हो गया। अब बच्चों यहाँ पर पचित भोजन, भोजन हमको पच जाता है, पचित भोजन हमको प्राप्त हो जाता है। ये पचित भोजन बच्चों ग्रहणी से अग्र चंद्रांत में जाता है, फिर चंद्रांत में जाता है। यहाँ पर बच्चों विभिन्न प्रकार के रोम पाए जाते हैं बच्चों, बाल पाए जाते हैं जिनको रोम कहते हैं। एंट्रोसाइट कोशिकाएं होती हैं बच्चों जो रोमों को निकाल कर रखती हैं, बालों को निकाल कर रखती हैं, दीर्घ रोम कह सकती हैं जिनको। ये क्या करते हैं बच्चों? कुछ नहीं करते, अवशोषण स्तर को बढ़ा देते हैं, पचित भोजन को अवशोषित करते हैं और भोजन को रक्त में पहुंचा देते हैं। रक्त के माध्यम से भोजन कोशिकाओं में पहुंच जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों भोजन इसमें लिखे बच्चों, पहले 2-3 बात लिख लें, इसको मैं रख देता हूँ, आप इसको नोट करें बच्चों फटाफट, फिर उसके बाद बच्चों चलेंगे लिखेंगे तो बच्चों। चलो इसकी देखें भैया, ग्रहणी में
पाचन के बाद सरलीकृत भोजन, सरलीकृत भोजन, ठीक है ना भैया बच्चों, इसको पचित भोजन भी कहेंगे, ठीक है ना भैया, पचित भोजन। ग्रेडिंग में पाचन के बाद सरलीकृत भोजन या पचित भोजन। अग्र छत्रांत, जिसको अपन जेजुनम भी कहते हैं, जेजुनम, एवं क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, जिसको बच्चों हम इलियम भी कह देते हैं, ठीक है, इलियम सी कंपोनेंट में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। यहां पर क्या पाई जाती है बच्चों? दीर्घ रोम, जहां पर दीर्घ रोमों के द्वारा, ठीक है ना, एंट्रोसाइट कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं दीर्घ। यहां पर दीर्घ रोमों के द्वारा पचित भोजन का अवशोषण होता है भैया, अवशोषण होता है तथा भोजन को रक्त में पहुंचा दिया जाता है, तथा भोजन को रक्त में पहुंचा दिया जाता है, भोजन को कहां पहुंचा दिया जाता है बच्चों? रक्त में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। अब बच्चों भोजन पचित, यहाँ पर बच्चों भोजन में से पोषक पदार्थों का अवशोषण हो गया, पचित भोजन का अवशोषण हो गया। इसके बाद बच्चों बचे कुछ भोजन में जो क्या बना हुआ है, इसके पश्चात भोजन जो लेई के समान प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद लिखे बच्चों, लिखे भैया, तथा पचित भोजन, ऐसे लिखे बच्चों, शेष बचा अपचित पदार्थ, शेष बचा अपचित पदार्थ बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है बच्चों। यहाँ से बच्चों जो भोजन जो बना है, शेष जो भोजन बचा है, इसको कहाँ भेजेंगे बच्चों? बड़ी आंत में भेजेंगे। यहाँ से बच्चों जो भोजन शेष बच रहा है, इस भोजन में पानी की मात्रा सबसे अधिक है, लवणों की मात्रा सबसे अधिक है, ठीक है ना। पानी एवं लवणों का अवशोषण बच्चों बड़ी आंत में होता है, ठीक है ना। तो बच्चों हेडिंग डालने बड़ी आंत, क्या हेडिंग डालेंगे भैया? बड़ी आंत। इसको रख कर देता हूँ, हेडिंग डालेंगे बड़ी आंत। कौन सी हेडिंग है बच्चों? ये चौथी हेडिंग है बच्चों, बड़ी आंत, बड़ी आंत, बिग इंटेस्टाइन, ठीक है ना भैया, बढ़िया, बिग इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चों, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवणों का, खनिज लवणों का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, ठीक है ना। खनिज लवण और जल का अवशोषण हो गया। इसके पश्चात भोजन जो है बच्चों सूखी लेई के समान बचता है, और शेष बचे अपचित ठोस भाग को, और शेष बचे अपचित ठोस, शेष बचे अपचित ठोस भाग को स्नेहन करके, स्नेहन करके मतलब इसको चिकना बनाता है, ठीक है ना। ठोस भाग हो जाए, ठीक है ना। ठोस भाग क्या लगे बच्चों? ठोस भाग का स्नेहन होकर, ठीक है ना, स्नेहन हो गया। इस भाग का मतलब है चिकना बन गया,
मल बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? मल बन जाता है, मल बन जाता है। जो मलाशय में, कहाँ में भैया? मलाशय, मलाशय कहते हैं बच्चों रेक्टम को। क्या किसको कहते हैं? रेक्टम को। जो मलाशय में एकत्रित होता है, मल बच्चों कहाँ एकत्रित होता है बच्चों? मलाशय, ठीक है ना, जिसको समय समय पर त्याग दिया जाता है, ठीक है। यहाँ बच्चे कहते हैं मलाशय कहते हैं इसको, ठीक है, ठीक है ना, मलाशय में एकत्रित होता है। आगे लिख लें बच्चों, जिसे गुदा द्वारा, जिसे गुदा द्वारा शरीर से, गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों गुदा नाल में संवरणीय पेशियां पाई जाती हैं। संवरणीय पेशियां का कार्य मैंने आपको बताया था जब संरचना कर रही थी, इससे पहली वाली वीडियो में, ठीक है ना। भाग संवरणीय पेशियां जो होती है मल को नियंत्रित करती है, ठीक है ना, मल कितना निकलना है, ठीक है ना, उसे। तो बच्चों यहाँ तक आपके पाचन तंत्र की क्रियाविधि संपन्न होती है, ठीक है ना। किस प्रकार भोजन का पाचन होता है, तो बच्चों हमने क्या बताया था? सबसे पहले बच्चों भोजन को मुख गुहा में अंतर्गत करते हैं, ठीक है। दांतों के द्वारा भोजन पचता है और जीभ के द्वारा लाल मिल जाती है, भोजन रसरसा हो जाता है, इसको बोलस कहते हैं, ठीक है। बोलस बच्चों कहाँ पे आता है भैया? बोलस आता है आमाशय में। आमाशय में बच्चों भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन होता है। 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं, HCl, पैप्सिन और रेनिन। इस प्रकार भोजन कायम हो जाता है। कायम के बच्चों छोटी आंतों होती है, छोटी आंतों में बच्चों पित्तरस होता है, वो भोजन का पाचन करता है, बसा का। आंतीय रस होता है, उसमें 6 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो भोजन का पाचन करते हैं, ठीक है। अग्नाशय रस, सॉरी, और बच्चों खुद आंतरिक रस भी होता है, उसमें 7 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, वो भोजन का पाचन करते हैं। इससे भोजन बच्चों पूर्ण रूप से पचता है। तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है? वो बच्चों ग्रहणी वाले भाग में आएगा, ठीक है ना। अपशोषण कौन से भाग में होता है? इसे क्षुद्रांत, अल्प क्षुद्रांत भाग में। सबसे ज्यादा पानी का अपशोषण कहाँ पे होता है बच्चों? यहाँ बड़ी आंत, ठीक है ना। इस प्रकार बच्चों भोजन के पाचन की क्रियाविधि आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है ना बच्चों। जरूर, धन्यवाद।